एक बार तुम लोग थ्योरी रिपीट कर लो जरा, जो मैंने बोला अभी। चलो एक बार नोट करना, देखिए एक बार, देखो सर, मैंने बोला इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्म और आयनिक फॉर्म का कलर डिफरेंट होगा, तो ये तुम्हें पता ही है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म या ये आयनिक फॉर्म, इन दोनों का कलर डिफरेंट है कि नहीं? इन HPH, HPH, PH माइनस, इन दोनों का कलर डिफरेंट है कि नहीं? एक कलरलेस है और एक क्या है, पिंक। एक कलरलेस है और एक पिंक कलर है, दोनों का कलर डिफरेंट है, यही है ऑस्टल थ्योरी। बिकॉज ऑफ sorry, molecular form, according to this theory, molecular form and ionic form or ionized form, they have different color in different medium. In acid medium color is colorless, whereas in basic medium color is pink. एसिड मीडियम में बेंजोनाइड फॉर्म और बेसिक मीडियम में क्विनोनाइड फॉर्म, याद है कि नहीं? ये अभी तो तुम वर्ड सुन रहे हो, मैं इसको प्रूव भी करूंगा पूरा, और यही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर हो, कौन सी फॉर्म होगी, बेंजोनाइड होगी, क्विनोनाइड होगी, दोनों होगी, या कोई भी नहीं होगी? समझ गए कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव के अंदर। बेंजोनाइड फॉर्म क्या है, क्विनोनाइड फॉर्म क्या है, मैं अभी आगे बताऊंगा इसी थ्योरी में। तो अब यहाँ पे ये तुम्हें समझ आ गया, ऑस्वाल्ड थ्योरी ये कहती है। और ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज के अंदर भी तुम चेक कर लो, मिथाइल ऑरेंज में भी Me प्लस OH माइनस, ये बेंजोनाइड फॉर्म, ये क्विनोनाइड फॉर्म, ये येलो और ये रेड, यहाँ पे ये कलरलेस और ये पिंक, ये बेंजोनाइड फॉर्म, ये क्विनोनाइड फॉर्म, ये पता ना पूरा, ये सब तुम्हें पता है इसके अंदर। तो पहली थ्योरी यही है ऑस्वाल्ड थ्योरी, जो मैं तुम्हें पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऑस्वाल्ड थ्योरी, molecular form and ionic form, they have different colors in different medium, clear? They have different color in different medium, ये है ऑस्वाल्ड थ्योरी। अब नेक्स्ट थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है क्विनोनॉइड थ्योरी। बिकॉज अब नोट कर लेंगे क्विनोनॉइड थ्योरी, दूसरी थ्योरी नोट करेंगे, क्विनोनॉइड थ्योरी। बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस in acidic and basic medium, because of structural changes in acidic and basic medium, different colors are obtained in an indicator, different colors are obtained in an indicator। उसने क्या बोला था, अगर आयनाइज्ड फॉर्म है तो कलर डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्म है तो कलर डिफरेंट। इसने क्या बोला, स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे तो कलर डिफरेंट होंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे तो कलर डिफरेंट होंगे। अब देखो स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे आएंगे, ध्यान देना। जो फिनोप्थिलीन है, फिनोप्थिलीन है, अगर मीडियम एसिडिक है तो कौन सी फॉर्म में रहता है, मीडियम एसिडिक है तो कौन सी फॉर्म में रहता है, बेंजीनॉइड। और अगर मीडियम बेसिक है तो क्विनोनॉइड फॉर्म में, तो क्विनोनॉइड फॉर्म में, ध्यान देना। ये फिनोप्थिलीन का स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूं अब, तुम्हें से किसी को भी आता है फिनोप्थिलीन का स्ट्रक्चर? किसको याद है? हाँ वही, यही दिक्कत है, किसको किसको याद है? देखो बच्चों में, 12th वाले बच्चों में, मयंक चौहान को याद है, नंदिनी को याद है, सिद्धि को याद है, सही है। और कोई? ये देखो फिनोप्थिलीन स्ट्रक्चर, तो निकित को भी याद है। देखो जिसको स्ट्रक्चर पता है ना इसके, तो उनको थोड़ा इजी लगेगा, स्ट्रक्चर देख के डर जाते हैं ना, वो चीज नहीं होगी। तो ये ध्यान देना, ये है फिनोप्थिलीन का स्ट्रक्चर, ये मैंने कराया हुआ ऑर्गेनिक के अंदर। ये है फिनोप्थिलीन का स्ट्रक्चर, इसको मैं थोड़ा सा
ओपन करके लिखूंगा, ये आ गया। याद आ गया कि नहीं? ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्सिन, ये फिनॉक्सिन का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। प्रिपरेशन याद है इसकी? हाँ, किससे बता कर? नहीं 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 नहीं, स्टार्टिंग नहीं, लास्ट पार्ट बता रहा, लास्ट पार्ट से। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। फिनॉल में जब थैलिक एनहाइड्राइड डालेंगे, ये है थैलिक एनहाइड्राइड। मैं बता रहा हूँ, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। जिसको नहीं समझ आ रहा ना ये वाली थ्योरी, सिर्फ इतना याद कर लेना जो लाइन में बोलूंगा अगली, कि फिनोप्थलीन जो है एसिडिक मीडियम में बेंजोनाइट फॉर्म में होता है और बेसिक मीडियम में क्विनोनाइट फॉर्म में होता है। बस ये लाइन याद रखना और कुछ नहीं करना इसके अंदर। स्ट्रक्चर इसलिए बता रहा हूं मैं, ताकि टॉपिक इनकम्प्लीट ना रह जाए। अदरवाइज तुम्हें सिर्फ यही करना है, फिनोप्थलीन एसिडिक मीडियम में कौन सी फॉर्म होती है? बेंजीनोइड फॉर्म। और बेसिक मीडियम में क्विनोनाइड। बस यही याद करना है तुम्हें, स्ट्रक्चर नहीं करने है बिल्कुल भी। लेकिन जिसको टॉप लेवल में पढ़ना है, मेरे को आईआईटी एडवांस की तैयारी करनी है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, तो फिर करना पड़ेगा। तो अब देखो इसकी प्रिपरेशन, ये है थैलिक एनहाइड्राइड, ये थैलिक एनहाइड्राइड है, क्लियर? दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। अब इसमें डाला मैंने फिनॉल, ये एक फिनॉल, ये दूसरा फिनॉल, और साथ में डाला कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 कौन सा एजेंट होता है? इसकी बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस है कंसंट्रेटेड H2SO4 की। एसिड तो होता ही है ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। कहीं पे भी पानी को देखेगा ना, उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। कंसंट्रेटेड है तो पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसलिए ये पानी को अब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ से वाटर को खत्म कर देगा। और बन गया, आंसर आ गया कि नहीं? देखो, थैलिक एनहाइड्राइड था, फिनॉल से, फिनॉल के 2 मोल से कंसंट्रेटेड वो डाला, तो ये मिल जाएगा फिनॉक्सिलिन। ये मिल गया फिनॉक्सिलिन। किसी को डाउट कोई? ये मिल गया यहाँ पे फिनॉक्सिलिन। मैं तो दोबारा बोल रहा हूँ, अगर स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो छोड़ देना अभी। और नहीं करोगे ना, तो ये चीजें बहुत इजी लगती है। तो ये चीजें बहुत इजी लगेगी, बस तुम्हें ये याद रखना है, एसिडिक फॉर्म में जो फिनॉक्सिलिन है बेंजीनोइड फॉर्म में होगा, बेसिक में किस फॉर्म में होगा? क्विनोनाइड फॉर्म में। बस इतना याद कर लेना सिर्फ। अब ये तो है, ये जो स्ट्रक्चर है फिनॉक्सिलिन का, ये फिनॉक्सिलिन का स्ट्रक्चर है। ये कौन सी फॉर्म में होगा? ये बेंजीन दिख रही है ना तुम्हें? मैं क्विनोनाइड थ्योरी में एक चीज बता रहा हूँ, ये प्रिपरेशन नोट कर ली सबने क्या? मैं थोड़ा सा पार्ट हटा रहा हूँ उसको। देखो, बेंजीन की फॉर्म दिख गई किसी मॉलिक्यूल में, तो बेंजीनोइड फॉर्म। जैसे बेंजीन की फॉर्म ये होगी, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, और ये है क्विनोनाइड फॉर्म। ये जो बना रहा हूं मैं क्विनोनाइड फॉर्म, ये है बेंजीनोइड फॉर्म, और नीचे जो बनाया मैंने क्विनोनाइड। नोट कर लिया क्या? बेंजीनोइड फॉर्म और क्विनोनाइड फॉर्म। नोट कर लिया? बेंजीनोइड, अभी ये फिनोप्सिलिन किस फॉर्म में है? बेंजीनोइड फॉर्म में, क्विनोनाइड फॉर्म में? बेंजीन दिख रही है ना सिर्फ रिंग, तो ये बेंजीनोइड फॉर्म है। पैरेलल बॉन्ड दिखेंगे अगर, तो क्विनोनाइड फॉर्म। अब देखो क्विनोनाइड फॉर्म बेसिक मीडियम अगर आता है बेंजीन में, नोट करेंगे। अब देखो बेसिक मीडियम में मैंने तुम्हें कौन सी फॉर्म बोली थी? अब देखो कैसे बनेगी बेसिक मीडियम में। मीडियम आया बेसिक, तो ये बेस जो है इमीडिएटली एक्टिव हाइड्रोजन को खत्म कर देगा। ये एक्टिव हाइड्रोजन हट गया यहाँ से, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, और चार्ज आ गया नेगेटिव, और होगी रेजोनेंस। नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये होगी यहाँ पे अब रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और ये इलेक्ट्रॉन इधर। समझ गए कि नहीं? और आ गई क्विनोनाइड फॉर्म। बेसिक मीडियम में इमीडिएटली H प्लस गायब हो जाएगा, और उसके बाद रेजोनेंस होगी, और आ जाएगी क्विनोनाइड फॉर्म। ये चीज समझ नहीं आएगी अभी, जिसने ऑलरेडी नहीं पढ़ी है, तो उसको ध्यान नहीं रखना है बिल्कुल भी, इसको छोड़ देना। बस तुम जो मैंने फॉर्म अभी नोट कर लेना सिर्फ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी। ये आ गई क्विनोनाइड फॉर्म, COO नेगेटिव और C फिनॉल, और ये बनी यहाँ पे देखो, जिसने ऑलरेडी किया ना उसके लिए बहुत इजी होगा इसको करना। ये आ गई क्विनोनाइड फॉर्म। क्लियर हुआ कि नहीं? है क्लियर हो गया कि नहीं क्विनोनाइड फॉर्म?
ये pH माइनस है, कौन से मीडियम में है ये? बेसिक मीडियम। बस ये इतना पता होना चाहिए, बेसिक मीडियम में क्विनोनोइड फॉर्म होती है और एसिडिक मीडियम में बेंजीनोइड फॉर्म, एसिडिक मीडियम में बेंजीनोइड फॉर्म। क्लियर हो गया कि नहीं है? अब ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज भी एक डाई है, वो भी इसी तरीके से होता है। नोट कर लिया, हटा दूं इसे? मिथाइल ऑरेंज, ये मिथाइल ऑरेंज स्ट्रक्चर, इसको नीचे बनाते हैं। एन डबल बॉन्ड एन, NMe2 और इधर SO3 माइनस Na प्लस, Na+, ये स्ट्रक्चर है मिथाइल ऑरेंज का। क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल ऑरेंज, जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। अच्छा, तुम में से कोई भी दसो जो आगे बैठे, जो ऑलरेडी कर रहे हैं ढंग से, अप्रोक्सीमेटली कौन सी नेम रिएक्शन से प्रिपेयर होगा? बहुत अच्छे कर, और कोई समझ आ गया इसको? कपलिंग रिएक्शन लगी है इसके अंदर, ये देखो, ये SO3 माइनस Na+ है। प्रोडक्ट देखो, उसी आंसर, उसी से आंसर आ जाएगा। ये N2Cl है प्लस ये NMe2 डाई मिथाइल एनिलीन है, साथ में इधर H है और इधर आएगा pH, बेसिक मीडियम होता है, CH3CON बेसिक मीडियम। तो ये HCl बाहर निकलता है यहाँ से, और ये आंसर आ गया कि नहीं? देखो चेक करो। अब बताओ, मिथाइल ऑरेंज की बेसिक मीडियम में, ये बेसिक मीडियम क्यों है? CH3CON लिखा है ना, तो बेसिक मीडियम क्यों बोल रहा हूँ मैं? बेसिक मीडियम क्यों है ये? वीक एसिड ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बेस किसने मिलकर बना है? हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और वीक एसिड CH3COH, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और वीक एसिड CH3COH, इसलिए मीडियम बेसिक है। बेसिक मीडियम में अब जो ये फॉर्म बनी है, ये कौन सी फॉर्म है? बेंजीनोइड फॉर्म है, क्विनोनोइड फॉर्म है? बेंजीनोइड, क्योंकि दोनों बेंजीन रिंग दिख रही है ना, तो ये कौन सी फॉर्म है? बेंजीनोइड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर है। और अब अगर मैंने मीडियम कर दिया यहाँ पे एसिडिक, तो क्या होगा? देखो, अगर मीडियम एसिडिक कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, और ये बन जाएगा क्विनोनोइड फॉर्म इन एसिडिक मीडियम। SO3 माइनस Na+, N पे माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पैरेलल बॉन्ड चलेंगे, डबल बॉन्ड N प्लस Me2, और N माइनस पे पहले इतना बना लो। ये दिख गई क्विनोनोइड फॉर्म की नहीं? नीचे आ गई ना क्विनोनोइड फॉर्म? तो ये क्विनोनोइड फॉर्म आ गई एसिडिक मीडियम में, जब क्या होगा? H+, और ये H+ नेगेटिव से जुड़ जाएगा। ये H+ जो डाला मैंने, वो नेगेटिव से जुड़ जाएगा। ये रहा नेगेटिव जो है ना, इसको हटा देना, ये हटा दिया, और ये इससे जुड़, तो ये है क्विनोनोइड फॉर्म। तो ये डिटेल दे दी है। जिसको नहीं समझ आई, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, छोड़ देना इसको, सिर्फ इतना याद रखना है, अगर मीडियम एसिडिक है तो बेंजीनोइड फॉर्म होगी फिनोक्सिलिन की, बेसिक मीडियम में क्विनोनोइड फॉर्म होगी, और उल्टा होगा मिथाइल ऑरेंज के साथ, मिथाइल ऑरेंज के साथ उल्टा होगा। एक क्वेश्चन फिनोक्सिलिन से रिलेटेड क्वेश्चन एडवांस में पूछा हुआ है, मिथाइल ऑरेंज से रिलेटेड नहीं पूछा है, तो ये भी याद रखना है। अब दोनों थ्योरी समझ आ गई कि नहीं? कौन कौन सी थ्योरी बताइए अभी? हाँ, दोनों थ्योरी इंपॉर्टेंट है, दोनों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बताऊंगा तुम्हें, वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब टाइट्रेशन कर्व्स बनाना सीखे, सही ना? टाइट्रेशन कर्व्स बनाना सीखेंगे। एक कर्व मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा, एक कर्व मैं तुम्हें डिटेल बताऊंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट जल्दी से निकालना सिखाऊंगा। नोट कर लिया पूरा ये? देखो इधर, टाइट्रेशन कर्व्स। अब हम टाइट्रेट कर रहे हैं, टॉपिक नोट कर लेना, टाइट्रेशन कर्व्स। स्कूल में नहीं पूछेंगे बिल्कुल भी, ना पढ़ाएंगे इस टॉपिक को। टाइट्रेशन कर्व्स, ये हमारी इंडिकेटर की थ्योरी अब खत्म हुई है, इंडिकेटर की थ्योरी अब खत्म हुई है यहाँ पे। अब है टाइट्रेशन कर्व्स। 50 मिलीलीटर सपोज दे रखा है, 0.1 मोलर HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट कर रहे हैं। 50 मिलीलीटर 0.1 मोलर HCl है, इसको मैं टाइट्रेट कर रहा हूँ यूजिंग 0.1 मोलर NaOH।
इसको ऐसे सोचो, इसको ऐसे सोचो, ये है हमारे पास फ्लास्क, ये फ्लास्क है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है 50 मिलीलीटर 0.1 मोलर HCl, क्लियर है कि नहीं है? यहाँ क्या प्रेजेंट है 50 मिलीलीटर 0.1 मोलर HCl, और ऊपर ब्यूरेट जो है उसके अंदर NaOH, ये स्टॉप कॉल लगा रखा है, और यहाँ पे NaOH प्रेजेंट है, ये NaOH प्रेजेंट है, 50 मिलीलीटर 0.1 मोलर HCl है, यहाँ पे 0.1 मोलर NaOH प्रेजेंट है। जैसे जैसे NaOH यूज होगा तो लेवल क्या होगा ब्यूरेट के अंदर, ब्यूरेट दिख रहा है ना, ब्यूरेट के अंदर लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ऐसे फील करना कि तुम लैब में कर रहे हो एक्सपेरिमेंट। ये 50 मिलीलीटर 0.1 मोलर HCl लिया तुम्हें, 50 मिलीलीटर मतलब कितनी टेस्ट ट्यूब, नहीं पता, एक एक टेस्ट ट्यूब कितने ml की होती है 10 ml की, तो कितनी टेस्ट ट्यूब होंगी 5 टेस्ट ट्यूब है ना। 50 मिलीलीटर 0.1 मोलर HCl है, ऊपर तुमने NaOH लिया हुआ है ब्यूरेट के अंदर। अब स्टॉप कॉक को, इस स्टॉप कॉक को ओपन करोगे, इसको धीरे धीरे ओपन करेंगे, स्टार्टिंग में तेज ओपन करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में तो ज्यादा बेस डालेंगे ना, स्टार्टिंग में ज्यादा डालेंगे, बाद में जब हमें पता लगेगा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ रहा है, इसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कितने ml NaOH पे आएगा, इसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कितने मोलर, कितने वॉल्यूम NaOH पे आएगा बोलो, 50 पे आएगा। M1 V1 M2 लगाओ, मैं रब कर दूंगा अभी। ये M1 कितना है एसिड का 0.1, वॉल्यूम कितना है 50, M2 कितना है 0.1, वॉल्यूम कितना है NaOH का, आ जाएगा 50 की नहीं, V2 आ गया 50, 50 पे अगर मैंने 50 मिलीलीटर NaOH डाल दिया तो पीएच कितना हो जाएगा 7, कोई डाउट तो नहीं है। अगर मैंने 50 मिलीलीटर NaOH डाल दिया तो एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, पीएच कितना हो जाएगा 7, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे। ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये पता ना कि 50 ml पे न्यूट्रलाइजेशन होगा और 50 ml पे पीएच जो है 7 हो जाएगा, समझ आ गया कि नहीं। अब देखेंगे, अब स्टार्टिंग में मैं तेजी से डाल रहा हूँ NaOH, मैं पीएच का कर्व बना रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देंगे पीएच का कर्व, ये कर्व है, जिसने कल क्वेश्चंस किए थे सारे उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट, टाइट्रेट क्या है जिससे टाइट्रेट करते हैं, टाइट्रेंट क्या होता है जो टाइट्रेट हो रहा होता है, जो टाइट्रेट हो रहा होता है उसे टाइट्रेंट बोलते हैं, जो टाइट्रेट कर रहा है उसे टाइट्रेट बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ NaOH, अब ध्यान देंगे इधर है पीएच 1 2 3 4 14 तक जाना चाहिए, 5 6 7 8 9 10 11, मैं 11 तक दिखा रहा हूं, कितने तक जाना चाहिए 14 तक। और नीचे है, नीचे क्या आएगा वॉल्यूम 40 50 60 70, 10 ml से स्टार्ट किया है, ये पीएच है 1 2 3 7। अब बताओ यहां से बहुत सोच समझ के आंसर देना है। कौन सा आएगा, वैभव तू बता एक बार, वैभव इनिशियली तेरे पास NaOH था कि नहीं, इनिशियली डाला कुछ NaOH की नहीं डाला है, अभी तो नहीं डाला ना, तो डालेंगे ऊपर से, समझा कि नहीं। तो अभी इनिशियली, अच्छा एक चीज और, एक चीज और, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे हमारे पास इंडिकेटर तो डालना पड़ेगा ना जो मैंने पढ़ाया इतना सारा, तभी तो पता लगेगा कि कब न्यूट्रेशन हुआ है। यहाँ पे 1 या 2 ड्रॉप में डाल रहा हूँ फिनॉक्सिन, समझ गया मैंने क्या बोला, 1 ड्रॉप डाल दी मैंने फिनॉक्सिन, दिख रहा है येलो से। अभी फिनॉक्सिन कौन सा कलर का होगा इधर, मीडियम एसिडिक है, कौन सा कलर का होगा कलरलेस, मैंने उसको येलो से शो कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिनॉक्सिन यहाँ पे अभी कलरलेस है, कलर कोई नहीं आएगा इसका। और जब ये, अब पहले NaOH डाल रहे हो ऊपर से, NaOH किसको न्यूट्रलाइज करेगा HCl को, क्योंकि फिनॉक्सिन तो बहुत ही कम है, वो एज इट इज रहेगा। जब HCl पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा तब NaOH की एक ड्रॉप जो है, एक ड्रॉप भी वो फिनॉक्सिलिन के H+ आयंस को खत्म कर देगी, फिनॉक्सिलिन ना H+ रिलीज करेगा कि नहीं, और जैसे ही इसका H+ खत्म हुआ तो कलर क्या हो जाएगा पिंक, समझे कि नहीं, ये नहीं समझाया, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, जैसे ही फिनॉक्सिलिन का एक ड्रॉप भी, फिनॉक्सिलिन का
H प्लस जैसे ही खत्म होगा रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कलर हो जाएगा पिंक। समझ आया इसका रोल इंडिकेटर का? इंडिकेटर डाल दिया मैंने, एक या दो ड्रॉप। मैं यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज डाल सकता था कि नहीं डाल सकता, ये तुम बताओगे। बहुत ध्यान से काम समझना इसका। अब देखो इधर, पहले 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl है और कलरलेस सॉल्यूशन है, एक ड्रॉप मैंने फिनोक्सिल की डाली हुई है, एसिड मीडियम में इसका कलर कलरलेस होता है। अब जैसे ही, पहले तो इनिशियल पीएच कितना होगा, इनिशियल पीएच कितना होगा, किस किस को समझ आ गया? 1, गर्भ, छवि, अर्जुन, जिया, आर्यमन, बाकी को समझ नहीं आया? सही है, समझ नहीं आया इनको? अच्छा कैसे है पीएच 1 बता, सबको समझ आ गया सर? पीएच 1, अरे 0.1 मोलर HCl नहीं है क्या? HCl कितना है? 0.1 मोलर। HCl है 0.1 मोलर इनिशियली। 0.1 मोलर HCl मतलब पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ 0.1 माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -1, यानी पीएच 1 आ गया। नहीं समझ बात? इनिशियल पीएच कितना है? 1। ये समझ आ गया कि नहीं? इनिशियल पीएच कितना होगा? 1। तेरे को समझ आया आर्यन? इनिशियल पीएच होगा 1 क्योंकि 0.1 मोलर HCl है। सही है, इनिशियल पीएच है 1। अब जैसे ही मैं 10, अब ऊपर से NaOH डाल रहे हैं, यहां से हम NaOH डाल रहे हैं, NaOH जा रहा है, NaOH जा रहा है। NaOH किसको खत्म करेगा? एसिड को। तो पीएच बढ़ेगा कि नहीं? बेस डालने से पीएच बढ़ता है, बेस डालने से क्या होता है? पीएच बढ़ता है। अब मान लो मैंने डाल दिया 10 ml NaOH, कितना डाल दिया? 10 ml, तो पीएच कितना हो जाएगा 10 ml डालने से? पीएच कितना हो जाएगा? अभी पीएच 1 था, इनिशियल पीएच वाज 1, अब कितना हो जाएगा 10 ml डालने से? ये 10 ml डाल दिया मैंने, कितना हो जाएगा पीएच? देखो उधर HCl था, NaOH डाल दिया। ये क्वेश्चन कल कराया नहीं क्या मैंने? HCl कितना था? 50 इंटू 0.1, 5 था। NaOH कितना डाला? NaOH कितना डाला है? 10 ml, और 0.1 था वो भी, तो एक डाल दिया, तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 बचेगा। इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है कि सॉल्ट है, ये एक बनेगा, ये एक बनेगा, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन तो ये 4 बचा, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 60। 100 ml इसका था ना, 50 ml, 50 ये था और 10 मैंने ये डाला है, तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा कि नहीं? 4/60 यानी 1/15, 1/15 यानी 6.67 इंटू 10⁻²। ये क्या है? HCl है ना? तो पीएच कितना हो गया? माइनस लॉग ऑफ 6.67 इंटू 10⁻², यानी 2 माइनस लॉग 6.67। 6.67 कितना होता है? 2 माइनस लॉग 6.67 कितना होगा? 0.8। 0.8 से ज्यादा ही होगा, 0.8 मान लो उसको। लॉग 7.8451 होता है ना, तो लॉग 6.67 कितना होगा? 1.2 आ गया पीएच। नहीं समझ आई बात? 10 ml डालने से पीएच कितना हो गया? 1.2। 1.2। और वैसे मैं तुम्हें ना बाद में जब डायरेक्ट बनाऊंगा कर, मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये बच रहा है ना, तो पीएच में कोई खास चेंज नहीं आएगा। बस एक आइडिया होना चाहिए, 7 इसका इक्विवेलेंस पॉइंट है। 7 क्या है इसका इक्विवेलेंस पॉइंट? पीएच 7 है कि नहीं? और वो कब आएगा? पीएच वॉल्यूम कितने पे? 50 पे। तो यहाँ पे आ गया 10 पे 1.2। 1.2 हो गया कि नहीं पीएच? ऐसे ही अगर मान लो मैंने क्वेश्चन किए नहीं, यही तो क्वेश्चन कराए कल, यही क्वेश्चन कराए कि नहीं? कल यही वाले क्वेश्चन हुए हैं, तेरे को समझ आया? स्टेज आ गया? आगे कौन बैठा है? ध्रुव तेरे को समझ आ गया? थोड़ा बहुत नहीं आया तेरे को भी इसका मतलब, अभी रुक के जाना जिसको समझ नहीं आ रहा है। यही न्यूमेरिकल स्कूल में आएंगे तेरे को, अरे नहीं आया कल की क्लास में, फिर तो समझ नहीं आएगा। देखो इधर, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टाइटेसिंग सही है, तेरे को समझ आ रहा है? तो अब देखो, अब मैंने डाल दिया ये NaOH जो है, पहले मैंने 10 ml डाला था, अब ऊपर से NaOH डालते जा रहे हैं। अब मैंने NaOH डाल दिया 20 ml। अब ये मैंने 20 ml डाल दिया NaOH, तो 20 ml डालने से क्या होगा? अब ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया। NaOH कितना हो जाएगा? 20 इंटू 0.1, 2 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये 3 बचेगा। टोटल वॉल्यूम कितना? 70, 3/70। तो पीएच कितना आ जाएगा? माइनस लॉग 3/70 कितना होता है? 3/70 कितना होगा? 4.3 इंटू -2 शायद,
4.3 इंटू 10⁻², यानी 2 माइनस लॉग 4.3, तो 2 माइनस 0.7 मान लो उसको, तो 1.3 हो गया। पीएच हल्का सा बढ़ गया कि नहीं? पहले 1.10 पे पीएच कितना था? 2 था। 20 पे पीएच कितना हो गया? 1.3, थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ गया, ये पीएच बढ़ रहा है, कितना हो गया? 1.3। अब ऐसे ही मैंने 30 डाल दिया, 30 डाल दिया तो कितना हो जाएगा? 30 डाल दिया तो 5 माइनस 3 हो जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा? 2/80, 2/80 आ जाएगा। 3 ये 0 हो जाएगा, ये 2 बचेगा, ये 2 बचेगा, तो ये आ गया 2/80 यानी 1/40। 1/40 का मतलब है 2.5 इंटू 10⁻², तो ये आएगा 2 माइनस लॉग 2.5, 2 माइनस लॉग 2.5, 2.5 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 0.4 मान सकते हैं इसको, तो 1.6 आ गया। 30 पे 1.6 आ गया, समझ आ रहा है कि नहीं? ये 30 पे आ गया 1.6। ये तो क्वेश्चन कराया ना कल, जिसने कल के क्वेश्चन किए उसको बहुत इजी लग रहा होगा ये आ जाएगा 1.6। अब ऐसे ही 40 पे कर लोगे, 40 पे कितना आ जाएगा? 90 आएगा, 1/90, 1/90 आ गया, तो कितना आ जाएगा ये? 2 माइनस लॉग 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा। अब अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 1 पॉइंट नहीं, अब तो पेज बढ़ेगा ना, 1.8 के आसपास या 1.9 के 1.9 के आसपास आ जाएगा। ये 40 पे आ जाएगा 1.9 के आसपास। अब देखो 40 तक आ गया ना, अब 40 के बाद देखना ध्यान सुनना, 49.9 ml डाल दो, 49.9 ml, तो ये 4.99 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। आ रहा समझ के नहीं है? अब बचेगा कितना? ये 0, ये 0.01 बाय टोटल वॉल्यूम 100 ले सकते हैं हम। 49.9 प्लस 50 कितना ले सकते हैं? 100। तो ये हो गया 10⁻⁴। 10⁻⁴ का मतलब पीएच हो गया 4, और पीएच 4 हो गया ना यहाँ पे सीधा। 49.9 पे पीएच कितना हो जाएगा? 49.9 पे पीएच कितना हो जाएगा? 4। तो अब देखो यहाँ पे चेंज कितना आएगा, ये मैं सीधा कर रहा हूँ 4 इसको, ये 49.9 पे पीएच हो गया सीधा 4, ये 50 वाली लाइन है। हो गया 4। अब 50 पे कितना हो जाएगा पीएच? एक देखो 0.1 ml डालने से 7 हो जाएगा 50 पे। 50 तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है ना, 50 क्या है? न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। अब पीएच कितना हो जाएगा? 7। अब 50.1 पे कितना हो जाएगा? 50.1 पे 10, 50.1 यानी ये 5.01 हो गया, ये 5 था, तो अब ये 0 हो गया, अब बेसिक हो गया पूरा, ये 0.01 बचा, बाय टोटल वॉल्यूम 100 ही मानेंगे, तो ये 10⁻⁴ आ गया, तो यानी पीओएच 4 आया, तो पीएच कितना हो गया? 10 हो गया कि नहीं? नहीं निकाल पा रहे न्यूमेरिकल, तो पीएच कितना हो जाएगा? 10। अब ड्रास्टिक चेंज आ रहा है कि नहीं? ये 49.9 के बाद से ड्रास्टिक चेंज चल रहा है कि नहीं? ये 10 हो गया, और 10 के बाद फिर स्ट्रेट हो जाएगा लाइन, यहाँ स्ट्रेट लाइन चलेगी इसके बाद, समझ गए कि नहीं? ये तो अब ये यहाँ पे जो चेंज चल रहा है, यहाँ पे 3.5 से मान लो, तो 3.5 से लेकर ये पूरा स्ट्रेट से चल रहा है 10-11 तक चल रहा है कि नहीं? ये मैं एक बार रेड से शो कर रहा हूँ इसे, 3.5 से लेकर ये चल रही है स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट 10 तक। समझ आया कि नहीं? कर्व समझ आ गया कि नहीं? ये कर्व बनाया है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड था तो कर्व स्टार्ट होगा नीचे से, ये बेसिक आइडिया है जो तुम्हें पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड था तो कर्व कहां से स्टार्ट होगा? नीचे से स्टार्ट होगा, बेस डालते जाएंगे तो कर्व बढ़ेगा। 7 पे क्या बनेगा? न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, 7 पे न्यूट्रल, और तुम्हें कर्व बनाना सिखा दिया पूरा कैसे बनना है। जब ये न्यूट्रल हो जाएगा उसके बाद तुम एनएच डालते जाओगे तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग डालने से क्या होता है? पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीएच उतना ही रहेगा, तो स्ट्रेट से कांस्टेंट हो रहा है कि नहीं? वहां पे आगे जाके देखो, जब स्ट्रॉन्ग में डाल रहे थे एनएच धीरे धीरे करके, तो पहले तो स्टार्टिंग में कांस्टेंट रहा, 7 पे क्या हो गया? 7 पे क्या होगा? तेजी से बढ़ा, उसके बाद जब बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, उसके बाद जब बेस डालोगे तो क्या होगा? तब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस डालते जाओ पीएच तो कांस्टेंट रहेगा ना, उसमें थोड़ी चेंज होगा। नहीं समझ आ रही बात ये? तो ये अब इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? जब ड्रास्टिक चेंज इन पीएच आता है, जैसे 3.5 से 10 के बीच में ड्रास्टिक चेंज आया ना पीएच, तो इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, व्हेन देयर इज ड्रास्टिक चेंज इन पीएच, व्हेन देयर इज ड्रास्टिक चेंज इन पीएच।
दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। अब बताओ इंडिकेटर जो है, अब जैसे ही ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, 7 पे न्यूट्रलाइज हो गया, 7 पे न्यूट्रलाइज हो गया। अब जो मैंने NaOH डाला एक ड्रॉप भी एक्स्ट्रा, तो वो एक ड्रॉप क्या करेगी, वो एक ड्रॉप क्या करेगी, वो HPH के H+ को न्यूट्रलाइज कर देगी कि नहीं। और जैसे ही H+ न्यूट्रलाइज होगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, कलर क्या आ जाएगा, पिंक आ जाएगा कि नहीं। तो 8 से 10 के बीच में, 8 से 10, ये 8 से 10 के बीच में फिनोप्थिलीन कलर चेंज शो करेगा कि नहीं। इंडिकेटर यूज होता है कि नहीं, ये इंडिकेटर यूज होता है कि नहीं, हो सकता है ना इंडिकेटर। अब एक लाइन सुनना ध्यान से, अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली लाइन क्या है, किसी भी टाइट्रेशन कर्व में वर्टिकल जोन के अंदर ही इक्विवेलेंस पॉइंट होता है, ओनली इन द वर्टिकल जोन इक्विवेलेंस पॉइंट लाइज। ये हर एक के कर्व में प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है। अगर वर्टिकल जोन नहीं है तो कोई इंडिकेटर यूज नहीं होगा, अगर वर्टिकल जोन नहीं है तो कोई इंडिकेटर यूज नहीं होगा। इन एवरी टाइट्रेशन कर्व इक्विवेलेंस पॉइंट लाइज इन द वर्टिकल जोन, equivalence point in every titration curve, equivalence point lies in the vertical zone। किसी भी टाइट्रेशन कर्व में इक्विवेलेंस पॉइंट कहां लाई करेगा, वर्टिकल जोन में। तो वर्टिकल जोन में ही हम क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर। अच्छा वर्टिकल जोन में वॉल्यूम में चेंज कितना है बताओ जरा, वर्टिकल जोन में वॉल्यूम में चेंज कितना है बोलो, नहीं पता। ये वर्टिकल जोन देखो यहां से लेकर यहां तक वॉल्यूम में चेंज कितना है, 0 चेंज है कि नहीं, ऑलमोस्ट। तो इसीलिए इसीलिए तो वर्टिकल जोन में इंडिकेटर यूज करेंगे, जब वॉल्यूम में चेंज ही नहीं है इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वर्टिकल जोन में ही इंडिकेटर यूज करेंगे। क्या हम यहाँ पे इथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 से 6 रेंज थी इसकी, 4 से 6 के बीच में, 4 ऊपर है, 4 से 6 के बीच में हम मिथाइल ऑरेंज को भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। बस मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, वो एक ड्रॉप पहले बता देगा इक्विवेलेंस पॉइंट, और फिनोप्थिलीन का बताएगा, फिनोप्थिलीन बताएगा एक ड्रॉप बाद में। मतलब फिनोप्थिलीन जो है वो 50.05 पे बता रहा है एंड पॉइंट, तो ये बताएगा 49.95 पे। नहीं समझ आया, एक बता रहा है एक ड्रॉप पहले इक्विवेलेंस पॉइंट को, एक बता रहा है कब, एक ड्रॉप के बाद। तो क्या डिफरेंस है कोई, कंसेप्ट क्लियर हुआ इसका कि नहीं। वर्टिकल जोन में ही, वर्टिकल जोन में ही इंडिकेटर क्यों यूज करते हैं, हाँ वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है इसीलिए उधर ही इंडिकेटर यूज करेंगे। और वर्टिकल जोन हर एक कर्व में आता है, एक कर्व को छोड़कर, वीक एसिड वीक बेस का कर्व, वीक एसिड और वीक बेस का कर्व है उसमें वर्टिकल जोन नहीं आएगा, सही ना, उसमें नहीं आएगा वर्टिकल जोन। तुम्हें समझ आया टाइट्रेशन कर्व्स की नहीं। ये एक छोटा सा आइडिया दिया जैसे बनाने का, कर्व कैसे बनाते हैं, बहुत डिटेल लूंगा मैं इसकी। मतलब जिसने अगर ये कर लिया ना उसे मजा आ जाएगा कि हाँ टाइट्रेशन कर्व पढ़ लिया। ये तो मैंने भी यही लिया सिर्फ, मैं भी इसमें H2S लूंगा, H3PO4 लूंगा, मतलब इस टाइप के डाई बेसिक ट्राई बेसिक ये सारे एसिड्स दूंगा मैं, तो उनको टाइट्रेट करूंगा विद हेल्प ऑफ NaOH, है ना, उन्हीं को टाइट्रेट करूंगा विद हेल्प ऑफ NaOH। तो उसके ऊपर अभी याद कर लो, और याद करके जाना है, जो भी बैठे ना याद कर सुना के जाएंगे, यहाँ तक रिवाइज कर लेना सब। और होमवर्क जरूर करके आना है। वेडनेसडे का टेस्ट मैंने बोला हुआ है, जीओसी के अंदर, जीओसी और आइसोमेरिक का, जीओसी और आइसोमेरिक वेडनेसडे को